क्लास में आए हैं जिस क्लास में हम लोग हमेशा से आते जाते रहते हैं। शायद ये कमरा अलग होगा, शायद वो जगह अलग होगी, शायद वो लोकेशन अलग होगी, वो टीचर्स अलग होंगे, वो स्कूल अलग होगा, विद्यालय अलग होगा। एक्चुअली में देखिए हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो अब की ना कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है बेटा कि एक्चुअल में अगर असफल स्टूडेंट के साथ अगर सबसे बड़ी त्रुटि अगर कोई करता है तो टीचर ही करता है। शायद मेरी बात से आप लोग एग्री ना हो, परिस्थितियां कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकती हैं, मान सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर असफल होता है अपने जीवन में तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके टीचर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टीचर ने उसको कभी मोटिवेट नहीं किया। अगर टीचर उसको मोटिवेट करता तो उस बच्चे के अंदर क्या चीज पैदा होती पता है आपको? जिज्ञासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरोसिटी। और क्यूरियोसिटी का जो शब्द है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि नासा ने जब मार्स में अपना पहला रोवर भेजा था तो उसका भी नाम उसने क्यूरियोसिटी रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वो मार्स को जानना चाहता था कि मार्स आखिर में दिखता कैसे है, उसका मतलब बिहेवियर कैसे है। तो सोचिए उस यान का नाम था क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। और एक अगर टीचर अपने बच्चे के मन में अगर जिज्ञासा नहीं पैदा कर पाया तो उस बच्चे का जो जीवन होता है ना वो कहीं ना कहीं जाके लुप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं अंधकार भरे समाज में वो मतलब खो के रह जाता है। और आज से पहले भी जो 9th का सिलेबस था वो इसी तरीके का था। काफ़ी दिनों से यही सिलेबस चलता आ रहा था, कभी कोई टॉपिक काट देते थे, कभी कोई टॉपिक बढ़ा देते थे, लेकिन एक्चुअल में उनको जो चीज़ पैदा करनी चाहिए थी वो कभी उन्होंने पैदा करी ही नहीं। लेकिन अब की 2026 में इस सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, और वो बदलाव ऐसा है कि वो आपको आने वाली आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासाओं को पैदा करेगा, बशर्ते आप एक अच्छे टीचर के मतलब के सानिध्य में रहें। और वो अच्छा टीचर आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आखिर में सीबीएसई ने ऐसा बड़ा चेंजेस क्यों किया है कई सालों से जो 9th के बच्चे थे, क्योंकि एक्चुअल में 8 तक का जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा अलग टाइप का है। लेकिन जब आप 9th में एक्सप्लोर करते हो ना तो आप सेकेंडरी वर्ड में आते हो। आप जो है ना मतलब वो 8 तक की लाइफ को छोड़ के एक जो बेसिक लाइफ होती है उसको छोड़ के आप एक नई लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। और नई लाइफ का जो प्रवेश होता है वो बहुत एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत जिज्ञासा से भरा होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस नए दुनिया को, उस नई परिभाषाओं को अगर नहीं जानोगे तो उम्र जब आपकी बीत जाएगी 1-2 साल, जब 9 से आप 10th में जाएंगे तो 9 को नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। 10th को एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने 9 को सही से एक्सप्लोर किया ही नहीं। तो आप 11 में चले जाएंगे, और 11 का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप 9, 10th को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा सिलेबस 11th में ही है। तो आप वहां पहुंचने के बाद ना अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस करेंगे, फिर आप दोष देंगे सिस्टम को, अपने समाज को, अपनी परिस्थितियों को। लेकिन आप टीचर को दोष नहीं देंगे। टीचर को दोष देना स्टार्ट करिए, क्योंकि टीचर को दोष नहीं देंगे तो वो अपनी गलतियां नहीं जानेगा। एक्चुअल में सबसे बड़ा दोष टीचर का ही है, एक शिक्षक का, जो आपके मन में जिज्ञासा को ना पैदा कर पाया। और ऐसा शिक्षक इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है जो बच्चों के मन में मोटिवेशन ना भर रहा हो और बस खाली उसको वही रटा रटाया टॉपिक समझा रहा हो। इससे आपका भविष्य, आपका समय खराब हो रहा है। तो हम लोग इसलिए आज जानेंगे कि आखिर में सीबीएसई ने इसमें नया क्या किया है। देखिए एक्चुअल में क्या था कि जब आप 9th के सिलेबस को पढ़ते होंगे तो उसमें अलग अलग बायोलॉजी, अलग अलग केमिस्ट्री और अलग अलग फिजिक्स, कई सारे चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स ना हमको बेस देते हैं, यानी कि घर बनने से पहले जैसे नींव बनाई जाती है तो नींव जितनी स्ट्रांग होगी आप उतने पिलर चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी नींव खराब है ना तो आप कोशिश भी करोगे बाद में तो पिलर अगर आपका नींव ही नहीं अच्छा है तो आप ऊपर मकान बनाओगे तो गिर जाएगा, तो किसी काम का रहेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में सीबीएसई ने अब की यही काम किया है कि एक बेस दिया है कि जो बच्चे 11th में जाएं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। अब सीबीएसई ने तो ये काम कर दिया है, लेकिन कैसे काम किया है आइए देखते हैं। देखिए पहले भी बायोलॉजी में कुछ चैप्टर सेम थे, फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर सेम थे, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर सेम थे। जैसे केमिस्ट्री में मैटर तो था, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम मैटर को पढ़ते थे कि मैटर क्या होता है। कि मैटर का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना वजन हो, यानी कि अपना मास हो, और वो क्या करती हो, स्पेस को, जगह घेरती हो, तो उसको हम मैटर बोलते थे। इस दुनिया में सारी चीजें, लाइट को, साउंड को, प्रकाश को छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में हमारी आंखों के द्वारा देखी जाने वाली हर वो चीज, हमारे स्किन के द्वारा महसूस की जाने वाली हर वो चीज, वो मैटर कहलाती है। जैसे गर्मी को छोड़ दिया जाए, परछाई को छोड़ दिया जाए, साउंड को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने दो चीजें बताई कि उसके अंदर मास और स्पेस होना चाहिए।
फिर मैटर को जब हम पढ़ने लगे तो पता लगा कि मैटर जो है पार्टिकल से बनता है। अब पार्टिकल को जब हमने जानने की कोशिश करी तो पता लगा कि एटम से और मॉलिक्यूल को ही हम पार्टिकल्स बोलते हैं। फिर हमको समझ में आया कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड अलग होता है और मैक्रोस्कोपिक वर्ड अलग होता है। जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें वो मैक्रोस्कोपिक वर्ड होता है, जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सके वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है। तो एक्चुअल में जो सारी कहानी है, चाहे साइंस की कोई भी कहानी हो, बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, ये सारी माइक्रोस्कोपिक वर्ड की कहानी जो हमको अपनी आंख से दिखाई नहीं देती है। हम अपनी आंख से केवल ऑब्जेक्ट को टहलता, घूमता, बढ़ता, ये सब करता हुआ देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हमको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, लेकिन एटम को ना अछूता कर दिया गया था। वहां से एटम को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया कि एटम आखिर में होता क्या है। बस खाली इतना बता दिया गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि आखिर में प्रोटॉन कैसे बना, आखिर में इलेक्ट्रॉन कैसे बना। आपको एलिमेंट पढ़ाने के लिए 2 साल का इंतजार कराया गया और आपको 11th में पढ़ाया गया आपको पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट पढ़ाए गए। उस 118 एलिमेंट में आपको ये नहीं बताया गया कि आखिर में हाइड्रोजन बना कैसे। ये पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन से ही बना है, ये पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन से ही बना है, किसी ने नहीं बताया। 75% यूनिवर्स का हिस्सा आज भी हाइड्रोजन है। हमारा जो स्टार हमको आज गर्मी दे रहा है वो भी हाइड्रोजन का फ्यूजन है, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो ये दुनिया पूरी हाइड्रोजन से बनी है। हाइड्रोजन से ही हीलियम बना, हीलियम से ही लिथियम बना, लिथियम से ही कार्बन बना, लिथियम से ही ऑक्सीजन बना, और ऐसे करके धीरे धीरे 118 एलिमेंट बने। ठीक है ना। ये सारी चीजें एटम, पहली बार एटम को किसने खोजा? रदरफोर्ड ने खोजा, नील्स बोहर ने खोजा, डाल्टन ने खोजा, हमें कुछ नहीं पता। आखिर में वो जो साइंटिस्ट जो प्रकृति के नियमों को जानने की कोशिश करते थे कि पार्टिकल होता कैसा है, मैटर का स्वरूप कैसा होता है, तो हमको उसको भी एक्सप्लोरेशन नहीं दिखाया गया। और जब हम 11 में पहुंचे तो सिलेबस इतना वास्ट था, इतना कठिन था कि जो हमारा एक्सप्लोरेशन का जो टाइम था 9th और 10th, हमारा जो एक्सप्लोरेशन का टाइम था वो खत्म हो गया। तो उसी में साइंस में सीबीएसई में अब की जो नया चैप्टर यानी कि नया सिलेबस जोड़ा गया, उसमें एक टॉपिक जो पहला चैप्टर रखा गया एक्सप्लोरेशन का। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि दुनिया को छोटा छोटा जानने की कोशिश करना, आपके मन में वही जिज्ञासा पैदा करना जिसको नासा ने मार्स पर भेजा था। तो आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन जागृत हो जाएंगी बेटा ना, उस दिन कुछ है ही नहीं है। एक्चुअल में हमको तो कुछ पढ़ना नहीं है, हमें खोजना नहीं है, हमको साइंटिस्टों के द्वारा खोजी गई हर रिसर्च को जानना है कि आखिर में वो साइंटिस्ट के अंदर कौन सी जिज्ञासा थी और किस जिज्ञासा के कारण उसने प्रकृति के किस नियम की खोज करी। और ये खोज इतनी सरल थी कि हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं था। इसीलिए सीबीएसई ने अपने पहले ही चैप्टर का नाम एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट किया है। उसके बाद धीरे धीरे उसने ये जानने की कोशिश करी, यानी कि आपको ये जानवाने की कोशिश करी कि आप जानिए। सबसे पहले ये आपका शरीर है, तो आपका शरीर कैसा शरीर है, किससे मिलके बना हुआ है, आखिर में सेल क्या होती है, सेल डिस्कवरी क्या होती है। पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छाल में देखा, उसके बाद फिर लिवोन हॉक ने पॉन्ड्स के वाटर में देखा, उसके बाद फिर शिल्डन श्वान आए जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि दुनिया की हर सेल्स यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मगर वो ये नहीं बता पाए कि सेल बनती कहाँ से है, तो रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि एक्चुअल में सेल कहीं से बनती नहीं है, हमेशा अपनी पुरानी सेल से नई सेल बनती है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, पुरकिंजे आए जिन्होंने प्रोटोप्लास्ट की खोज करी। उसके बाद फिर हम आते हैं किस पे, सेल पे। और जब सेल पे आते हैं तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मैंने भी बुक को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बस खाली नया सिलेबस देखा, कुछ लाइनें पढ़ी, तो मुझको लगा कि हाँ यार बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। फिगर्स बहुत मतलब विजिबल दिए गए हैं, जो फिगर्स हम लोग अपनी फार्माकोलॉजी की पीजी में और यूजी में जो बुकें पढ़ते थे, लिपिनकॉर्ड या केडीटी पढ़ते थे, टोटोरा पढ़ते थे, तो उस बुक का जो फिगर होता था एज इट इज आपके 9th में आपकी बुक में इसमें आ गया है। तो सोचिए सीबीएसई ने कितना अच्छा काम किया है। आपने सेल पढ़ा होगा, सेल आपको पता होगी 2 टाइप की होती है, यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। मगर आपसे हमने पूछा कि एक्सटर्नोफाइल्स क्या होते हैं, यानी कि आर्किया क्या होता है। तो इसकी पहली लाइन जब सेल आप पढ़ोगे ना, तो सेल की पहली लाइन में ही आपको बताया गया है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं और वो एक्सट्रीम कंडीशन पे अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी यान पे जाइए क्यूरियोसिटी वाले पे, जो मार्स में भेजा गया था नासा के द्वारा। तो उन्होंने क्यों भेजा था? उन्होंने वहां भेजा कि यहाँ पे जीवन है कि नहीं। तो हमको वहां पे ना हाथी दिखाई दिया, ना घोड़ा दिखाई दिया गया, हमको एक समतल सी भूमि दिखाई दी, लेकिन तब भी हम जीवन की खोज में जुटे रहे। और जीवन की खोज का जो सबसे पहला जरिया होता है वो एक्सट्रीमोफाइल्स ही होते हैं।
यानी कि जीवन का जो सबसे पहला और आज तक का सबसे पुराना अगर कोई प्रजाति इस दुनिया में है जो एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, और वो हमारे आर्किया होते हैं। क्या होते हैं? आर्किया। आर्किया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करना जानते हैं। तो हम जब कभी दूसरे ग्रह पे या किसी दूसरी जगह पे या पृथ्वी के ऐसे भाग में जीवन को खोजने की कोशिश करते हैं तो हम वहां पे आर्किया को समझने की कोशिश करते हैं। और आर्किया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो मीथेन छोड़ते हैं। एक्चुअल में मीथेन कई और जगह से भी निकल सकती है, जैसे ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो से, लेकिन जीवन का जो सबसे प्रथम प्रमाण पाया गया वो मीथेन गैस पाई गई। और मीथेन गैस को मतलब एक्सहेल कौन करता था? वही हमारे प्रोकैरियोट के आर्किया। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, फिर यूकैरियोट्स में जाएंगे, उसमें आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। एक फंगल ग्रुप मिलेगा आपको फंगी का, एक आपको मिलेगा प्लांट का, एक मिलेगा एनिमल का। कैसे बने हैं, उनकी आउटर लेयरिंग कैसी है, किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल नहीं है, किसी में कैप्सूल होगा। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा टाइम है। यूकैरियोट्स आप पढ़ेंगे, देखेंगे कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन आती है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, डीएनए, एमआरएनए है ना, आपको मियोसिस पढ़ाई जाएगी, माइटोसिस पढ़ाई जाएगी। ये सारी चीजें जो आप 11 में पढ़ते थे ना, वो सारी की सारी चीजें बेसिक रूप में आपको आज ही दे दी गई है। लेकिन ये पहले के चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के चैप्टर में था लेकिन बहुत एक्सप्लोर, मतलब वैसे माध्यम में नहीं था। ऐसे लग रहा था कि बस खाली एक कहीं से लिखा या नोट्स लाके वहां पे मतलब कर दिया गया हो। उसके बाद फिर फिजिक्स में देखिए मोशन पढ़ाया गया। आपको मोशन पढ़ना है। अब मोशन का मतलब होता है कि जैसे मैं हिल रहा हूं, दैट इज अ मोशन। कोई भी चीज इस दुनिया में अगर चल रही है, अगर आप फोटो खींच लो तो जो फोटो वाली फ्रेम होती है दैट इज अ फोटो फ्रेम में मोशन नहीं है, बट आपके रियल लाइफ में मोशन है। और वो मोशन हमेशा कैसे पैदा होगा? जब उस पर क्या लगेगी? कोई फोर्स। और ये फोर्स तब लगेगी जब क्या होगी? आपके पास कोई क्या होगी? एनर्जी। और वर्क का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर, यानी वर्क एक उदाहरण होता है किसका? एनर्जी ट्रांसफर का। उसके बाद देखते होंगे कि आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलती है, यानी कि आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं और अपने पैरों के द्वारा फोर्स लगा रहे हैं पेडल पे, तो साइकिल चल रही है। लेकिन आप कुछ देर बाद थक जाते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो कहाँ होगी? ट्रांसफर हुई। आपके शरीर की एनर्जी ट्रांसफर हुई किसकी? पेडल पे, और पहिया चला, आपने मोशन को पा लिया। तो हम मोशन की स्टेज को देखेंगे कि मोशन होता कैसे है। और एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि एनर्जी कहीं ट्रांसफर हो रही है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये सब चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम सिंपल मशीनें जानेंगे। मशीन वो होती है जो हमारी एनर्जी को बचाए, यानी कम एनर्जी में हमको ज्यादा वर्क दे। तो वही हमारी क्या है? मशीनें हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम, जैसे आप हमको देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो हमारी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, तो आप कैसे मेरी आवाज को सुन रहे हैं? तो साउंड हमको पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में हमने बता ही दिया कि एटम, मैटर और मिक्सचर। तो एक्चुअल में ये बुक ना बहुत अच्छी है। मेरी ख्याल से आज तक सीबीएसई की सबसे अच्छी लिखी हुई बुक है और सबसे अच्छी प्रिंटेड बुक है। तो आप नई बुक ले लीजिए, कोई भी प्राइवेट बुक का मतलब मत लीजिए। इसी बुक को पढ़िए, थोड़ा धीमे धीमे कैसे भी करके पढ़िए। और जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं, ट्यूशन के टीचर्स हैं, उन टीचर्स का सम्मान करिए, उन टीचर से सवाल करिए क्यों, कब, कैसे। तो वो आपको एक्सप्लोर करने की क्षमता देंगे। और जैसा अगर मेरा रहेगा तो अगर मेरे पास भी कुछ वीडियोस बनते हैं तो मैं उसको आपसे शेयर करूंगा। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। और लास्ट में बस खाली इतना कहूंगा बच्चों कि अपने मन में आप जिज्ञासा को जगाइए। और जिज्ञासा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको सारी सफलता दे सकता है। इसीलिए मतलब हिंदू धर्म में, यानी कि मेरे धर्म में, सबसे बड़ा सम्मान जो है वो लक्ष्मी का है। मैं सरस्वती को सेकंड नंबर पे मानता हूँ, क्योंकि अगर आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी तो आपको सरस्वती नहीं मिलेगी। तो जिज्ञासा अगर आपके पास है तो आपको सरस्वती मिल जाएंगी। अगर आपको सरस्वती मिल गई तो आपके पास क्या होगी? पावर, यानी कि आप क्या बन जाएंगे? दुर्गा जी की तरह पावरफुल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही